हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के ये पार्ट 8 में आज हम देखने वाले हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। और तीनों प्रोसेस के जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है वो भी हम आज देखने वाले हैं। लास्ट यानी पार्ट 7 में हमने देखा था, दो प्रोसेसेस देखे थे। फर्स्ट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ये दोनों की भी डिटेल देखा था। तो आज थर्ड प्रोसेस देखने वाले हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स क्या है? जैसे हमने देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा था कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी क्या है। तो यहाँ पे रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्रेशन पहले ले लेते हैं। शो दैट आइसोथर्मल वर्क में also be expressed as W is equal to nRT ln Pi अपॉन PF। ये एक्सप्रेशन जो है छोटा सा आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। अब हमको मालूम है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या था, Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू nRT ln VF अपॉन VI। इसको हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। तो आज अभी हमको प्रूव करना है, जो वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर प्रूव करना है। W इज इक्वल टू nRT ln PI अपॉन PF। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब कंसिडर करेंगे। अब गिवन इक्वेशन हमारा प्रेशर में है, जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन है प्रेशर PI अपॉन PF, यानी इनिशियल प्रेशर इज़ PI एंड फाइनल प्रेशर इज़ PF है। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी आपको थोड़े से ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो कंसिडर करते हैं कंसिडर आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसिडर करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है, वेयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम, प्रेशर कैसा चेंज होता है, प्रेशर चेंजेस फ्रॉम PI, यानी इनिशियल प्रेशर है PI टू PF, ऐसा चेंज होता है प्रेशर। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर देखा है कि वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वैल्यू, दैट इज़ VI टू VF, वैसे ही यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्रेशर चेंज हो रहा है फ्रॉम PI टू PF। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या रहता है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट। तो फॉर आइसोथर्मल, अब भी ये मेरे साथ लिखो, ये क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, तो आपको आना चाहिए, आ सकता है ये क्वेश्चन। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर T जो है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या है, देयरफॉर PV इज इक्वल टू कैसा है, इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब PV है तो इनिशियल एंड फाइनल की वैल्यूज़ लिखेंगे इसमें। PI, अब इनिशियल के लिए प्रेशर PI है, वॉल्यूम VI है, तो वैसे फाइनल के लिए प्रेशर PF है और वॉल्यूम क्या है, VF है। तो देयरफॉर VF अपॉन VI क्या आ जाएगा, देखो VF अपॉन VI की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू PI अपॉन PF आ जाएगी। ठीक है, PI अपॉन PF आ गई। तो अपना जो ऊपर का इक्वेशन है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में VF अपॉन VI की जगह आप क्या लिख सकते हो, PI अपॉन PF। तो कैसा हो जाता है इक्वेशन, देयरफॉर W इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, कैसा हो जाता है इक्वेशन 1, यही प्रूव करना था अपने को। W इज इक्वल टू nRT ln, और जो VF अपॉन VI की जगह क्या लिखेंगे, PI अपॉन PF, यही प्रूव करना था हमको। तो देखो यही क्वेश्चन में है कि शो दैट द आइसोथर्मल वर्क में आल्सो बी एक्सप्रेस एज W इज इक्वल टू nRT ln PI अपॉन PF। तो यही अपना प्रूव हो गया है। ठीक है,
तो ये हमने आइसोथर्मल में ये एक पार्ट बचा हुआ था, इसलिए मैंने अभी ये पार्ट लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब न्यू प्रोसेस। इट इज़ नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक, ये नेम में ही आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, बार, BAR, बार। तो ये बार जो है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट फॉर प्रेशर। किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। अब आइसोथर्मल में जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहने वाला है? हियर देयर इज़ अ प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वेयर pressure is constant, in which pressure is constant, it is known as isobaric process। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। ये याद रखना है, प्रेशर कैसा है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इजी है याद रखने के लिए। आइसोबैरिक प्रोसेस मीन्स क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, और इसके लिए एग्जांपल क्या है? जो बॉइलिंग वाटर अपना रहता है, तो वाटर बॉईल होता है तब प्रेशर कैसा रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉर्मल। तो बॉइलिंग वाटर के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो क्वांटिटीज़ है, अब प्रेशर तो P कांस्टेंट है, बट जो बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है, जैसे इंटरनल एनर्जी और जो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ Q एंड वर्क डन, ये सब की वैल्यू क्या रहती है? इट इज़ इक्वल टू 0। दैट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा इंडिकेट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U इट इज़ इक्वल टू Q इट इज़ इक्वल टू W, और सब ये पूरे कैसे रहते हैं? 0 रहते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या है? डेल्टा इंडिकेट्स चेंज, तो डेल्टा T इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या है? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ यूज टू डू वर्क एज वेल एज टू चेंज इंटरनल एनर्जी कॉजिंग इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ऐसे ये 5th पॉइंट पे मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा इक्वेशन हो गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। देखो कि जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो किसके लिए यूज़ हो रही है? फॉर द वर्क डन एंड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। यानी जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये किसके लिए यूज़ हो रही है? तो वर्क डन के लिए भी यूज़ हो रही है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए भी यूज़ हो रही है। ठीक है, और वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे क्या चेंज होगा फिर? हियर वॉल्यूम चेंजेस। क्या हो चेंज होगा? वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये है अपने आइसोबारिक प्रोसेस। समझ में आया? आइसोबारिक प्रोसेस यानी क्या है? ये याद रखना है कि हियर इन दिस प्रोसेस द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, और इसके यहाँ अब चेंज क्या क्या होने वाला है? चेंज यानी जो कौन सी क्वांटिटी 0 नहीं रहने वाली है, तो जो डेल्टा U है, Q है और W। डेल्टा U मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एंड W इज़ वर्क डन। तो ये जो क्वांटिटीज़ है तो ये 0 नहीं रहने वाली है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो वी से दैट डेल्टा T इज़ नॉट इक्वल टू 0, और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। जो एनर्जी है वो कैसी है? इट इज़ यूज एज टू फॉर द वर्क डन एंड ऑल्सो टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये पूरे प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। समझ में आया? फिर आइसोबैरिक प्रोसेस। अब PV डायग्राम देखना है इसके लिए, तो पहले मैं ये सब हटा देती हूँ
ये अपनी ही नोट्स है, आइसोबैरिक प्रोसेस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस, 2 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। ठीक है, अब इसके आइसोबैरिक प्रोसेस में हमको पीवी डायग्राम देखना है। तो पीवी डायग्राम जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी डायग्राम को आइसोथर्म बोलते थे, तो यहाँ पे जो पीवी डायग्राम है इट इज़ नोन एज आइसोबार। जो या आइसोबैरिक प्रोसेस के पीवी डायग्राम को क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज आइसोबार। तो यहाँ पे 7 नंबर का पॉइंट देखो क्या लिखा है, द पीवी डायग्राम फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस इज़ कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर इज़ कांस्टेंट, P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो इनिशियल प्रेशर यानी PI है इनिशियल प्रेशर, वही थ्रू आउट द प्रोसेस वही कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ PI इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। ओनली देर इज चेंज इन द वॉल्यूम, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम इज VI, सपोज दिस इज इनिशियल वॉल्यूम एंड VF इज़ द फाइनल वॉल्यूम। VF क्या है, अपना फाइनल वॉल्यूम है। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, वॉल्यूम चेंजेस, जैसे हमने लास्ट इसमें ही लिखा है एज वर्क इज़ डन वॉल्यूम चेंजेस 6 नंबर का पॉइंट देखो, एज वर्क इज़ डन वॉल्यूम चेंजेस, तो वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है बट प्रेशर इज़ कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कैसे, सपोज दिस इज़ A इज़ इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे इनिशियल स्टेट है A यानी, और B इज़ फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो इनिशियली वॉल्यूम क्या है, VI है, यानी A पोजीशन पे वॉल्यूम क्या दिखाई दे रहा है आपको, VI है, और जब B हो जाता है, फाइनल स्टेट मिलती है, तब वॉल्यूम कैसा हो जाता है, कैसा चेंज होता है, VF चेंज होता है। ठीक है, बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी A पे भी प्रेशर PI है और B पे भी प्रेशर PI है। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए ये कर्व कैसे आती है, पीवी डायग्राम कैसी है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं सब क्लियर कर देती हूँ आपको, ये समझ में आया कैसा है। तो A इज़ इनिशियल पोजीशन, B इज़ फाइनल पोजीशन एंड हियर P इज़ कांस्टेंट बिकॉज दिस इज़ अ आइसोबैरिक प्रोसेस वेयर प्रेशर इज़ कांस्टेंट, ओनली वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। तो A इज़ इनिशियल पोजीशन और B इज़ फाइनल पोजीशन है, तो प्रेशर यहाँ पे अपने को कांस्टेंट दिख रहा है, बट A पे वॉल्यूम कितना है, A पे वॉल्यूम VI है, B पे वॉल्यूम VF है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, तो मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे ये आइसोबार्स निकाले जाते हैं मैप के लिए, मैप पे ये आइसोबार्स ड्रॉ किए जाते हैं टू इंडिकेट द लोकेशन हैविंग द प्रेशर रीजन। यहाँ पे जहाँ पे प्रेशर है वहाँ पे वो रीजन लोकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आइसोबार यानी ये पीवी डायग्राम जो है इट इज़ नोन एज आइसोबार, तो ये आइसोबार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। फिर आइसोबारिक प्रोसेस, तो ये पूरा अपना आइसोबारिक प्रोसेस का पूरा एक्सप्लेनेशन अब कंप्लीट होता है। तो अब देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज इन केस ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो, एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज इन केस ऑफ एन आइसोबैरिक प्रोसेस, उसको देखना है। तो ये एक्सप्रेशन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब मैं इसको आपको सॉल्व ही करके बताती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज यानी हीट कैसे एक्सचेंज हो रही है, किसके केस में, कौन से आइसोबैरिक प्रोसेस, हम आइसोबैरिक प्रोसेस ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, यानी क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज इन प्रेशर इज़ 0। तो इन दिस यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, P इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर P इज़ इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब प्रेशर P कांस्टेंट है तो चेंज जो है, चेंज इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा P, इट इज़ इक्वल टू 0। चेंज तो होता ही नहीं, चेंज होता नहीं है, इसीलिए वी डिनोट इट बाय 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं आइडियल गैस। कंसिडर एन आइडियल गैस को कंसिडर करेंगे, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का वहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है। जैसे हमने देखा है कि वॉल्यूम चेंजेस, तो आइडियल गैस अंडरगोइंग क्या कर रहा है, वो अंडरगोइंग वॉल्यूम एक्सपांशन कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम
एक्सपांशन, बट यहाँ पे प्रेशर कैसा है, एट P इज इक्वल टू, जैसा प्रेशर कैसा है यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो लेट Vi इज़ द इनिशियल वॉल्यूम, Vi क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। और Vf क्या है, इट इज़ फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, फाइनल वॉल्यूम, ओके। वैसे अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो दूसरे PV इज इक्वल टू RT रहता है, तो यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, T भी चेंज होने वाला है, T मीन्स टेम्परेचर। तो लेट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे Ti जो है, इट इज़ नोन एज इनिशियल टेम्परेचर, Ti क्या है, इट इज़ नोन एज इनिशियल टेम्परेचर, ओके। और Tf जो है, Tf इज़ नोन एज फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। समझ में आया यहाँ तक। अब जो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन इन एक्सपांशन ऑफ गैस, वो लिखेंगे हम, वर्क डन इन एक्सपांशन ऑफ गैस दूसरे स्लाइड में लिखती हूँ। वर्क डन हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है, इन एक्सपांशन ऑफ गैस, तो वर्क डन इन द एक्सपांशन ऐसे लिखती हूँ, इन द एक्सपांशन इज गिवन बाय, कैसा रहेगा, इट इज़ इक्वल टू W, क्या रहता है, W इज़ इक्वल टू P इंटू DV, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। अब DV मीन्स क्या है, देर इज़ चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम यानी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम इज़ VF और माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज़ VI, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब PV इज इक्वल टू RT रहता है, R इज़ कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ PV इज इक्वल टू RT अगर है, nRT है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं P इज़ कॉन्स्टेंट, इसलिए उसमें चेंज नहीं करेंगे, बट इनिशियल वॉल्यूम सपोज VI है, तो यहाँ पे N भी कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स R भी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, T सिर्फ क्या रहेगी, वैल्यू TI रहेगी। वैसे ही PVF इज इक्वल टू nRTF ऐसा रहेगा, ठीक है। तो बस उसको सब्सटीट्यूट करना है। अब VF की जगह क्या आएगा, यहाँ पे VF की जगह nRTF आएगा, ठीक है। PVF, देखो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, PVF माइनस PVI, तो PVF की जगह क्या आएगा अभी, nRTF माइनस nRTI, ठीक है। NR इज कॉन्स्टेंट, सो हियर वी गेट TF माइनस TI। बुक में ये डायरेक्ट दिया है, इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया है, ये बीच वाले स्टेप्स बुक में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। तो दिस इज़ W, वैल्यू ऑफ W, सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हमने बोला है कि इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा U, और उसकी वैल्यू क्या रहती है, NCV इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो CV क्या है, CV इज़ द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, CV क्या रहती है, वेयर यहाँ पे मैं लिखती हूँ CV क्या है, इट इज़ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम रहती है, ठीक है। तो और ये CV समझ में आया। और डेल्टा T क्या है, एंड ये जो डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर, और दिस चेंज इन टेम्परेचर इट इज़ इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि डेल्टा U क्या है, डेल्टा U इज़ द इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऐसा ये स्टेप, ऑल्सो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो वेयर CV क्या है, स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड डेल्टा T क्या है, इट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे दिखाते हैं, TF माइनस TI, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अब फर्स्ट लॉ क्या है अपना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है फर्स्ट लॉ, तो इट इज़ इक्वल टू Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। तो अब Q की वैल्यू कैसे होगी, डेल्टा U तो निकाला है हमने ऊपर ही, ठीक है। तो डेल्टा U क्या आ जाएगा,
इट इज़ एन सी वी इंटू डेल्टा टी, और W की भी वैल्यू निकाली है, इट इज़ इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में W की वैल्यू दिखाई दे रही है एन आर टी एफ माइनस टी आई। ओके, ये दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, देखो तो मैं ऐसा करती हूँ इसको, जो एन सी वी प्लस एन आर, यहाँ पे टी एफ डेल्टा टी है, तो इसको मैं कैसा लिखती हूँ, Q इज इक्वल टू एन सी वी, डेल्टा टी यानी क्या है, ऊपर ही हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा टी इज टी एफ माइनस टी आई है, प्लस एन आर इंटू टी एफ माइनस टी आई। तो कौन सी ब्रैकेट कॉमन दिख रही है आपको, टी एफ माइनस टी आई कॉमन दिख रहा है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एन सी वी प्लस एन आर आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एन सी वी प्लस एन आर। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे Q इज इक्वल टू, अब क्या बचा है, एन सी वी प्लस एन आर, और एक ब्रैकेट में बचता है इट इज़ इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई। ओके, ये ब्रैकेट कॉमन थी। ठीक है, तो एन सी वी प्लस एन आर ये क्या है, अब हमने ये देखा हुआ है पहले ही कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने देखा हुआ है। तो इट इज़ एन सी वी, इट इज़, ये कैसा रहेगा, एन सी वी प्लस एन आर इट इज़ इक्वल टू कैसा रहता है, देखो मैं पहले फाइनल लिख लेती हूँ और फिर समझाती हूँ। एन सी पी यहाँ पे आएगा, ये एन सी पी इंटू ब्रैकेट, यानी ये इसके लिए मैं लिख रही हूँ एन सी पी टी एफ माइनस टी आई। अब ये कैसा आया एन सी पी, तो बाय मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन क्या है अपना, बाय मेयर्स रिलेशन क्या है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, ये अपना मेयर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अब ऊपर देखो एन सी वी, एन अगर आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यानी वी गेट सी वी प्लस आर, ठीक है, इंटू टी एफ माइनस टी आई, ऐसा है। तो सी वी प्लस आर क्या है, इट इज़ इक्वल टू सी पी। सो हियर वी राइट एन सी वी प्लस आर यानी सी पी टी एफ माइनस टी आई। तो वेयर ये सी पी क्या है, वेयर यहाँ पे लिखती हूँ सी पी इज़ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, समझ में आया ये इक्वेशन। तो यहाँ पे अपना पूरा वर्क डन का इक्वेशन मिल गया है आपको। Q इज इक्वल टू आपको इक्वेशन मिल गया है, Q इज इक्वल टू एन सी पी टी एफ minus Ti. This is used for this amount of heat is exchanged in the case of an isobaric process. This is amount of heat exchange. क्या है वैल्यू, Q is equal to NCP TF minus TI. तो ये है और रिक्वायर्ड इक्वेशन और एक्सप्रेशन। Q इज इक्वल टू एन सी पी इंटू ब्रैकेट टी एफ माइनस टी आई। यहाँ पे जो Q है ये क्या है, हीट एक्सचेंज इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज in case of an isobaric process। समझ में आया ये इक्वेशन। तो इस प्रकार से इसको डिराइव करना है। ठीक है, वैसे इजी है, आप मेरे साथ ये लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको आपके हैंड राइटिंग में लिख लो, यानी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख के दिया ही है, तो आप इसको ज़रूर कीजिए कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। मैं एग्ज़ाम्पल पहले रीड करती हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या है एग्ज़ाम्पल, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज़ इनिशियली केप्ट इन अ सिलेंडर। अब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, तो वह कहाँ पे है इनिशियली, इट इज़ इन द सिलेंडर। और सिलेंडर देखो विथ ए मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन। सिलेंडर क्लोज है विथ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन में ये
सपोज दिस इज सिलेंडर, और सिलेंडर पे क्या लगा हुआ है, मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हुआ है, और अंदर क्या है, आइडियल गैस है, ठीक है, और कितना है, 1 मोल है, ओके 1 मोल है। अब यहाँ पे प्रेशर कितना दिया है, एट प्रेशर 1 MPa, ऐसा प्रेशर का वैल्यू है, P इज इक्वल टू 1.0 MPa। अब एंड टेम्परेचर कितना दिया है, T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज़ डबल। अब ऐसा एक्सपांड हुआ है कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया है, डबल हो गया है, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम था VI, इनिशियल वॉल्यूम था VI, तो ये कैसा हो गया, जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से डबल हो गया है, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या निकालना है, देखो हाउ मच वर्क इज़ डन इफ़ द एक्सपांशन इज़ आइसोबारिक। अब कितना वर्क डन होता है अगर एक्सपांशन है आइसोबारिक, यानी W वर्क डन कैसा आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर यहाँ पे W इज़ इक्वल टू P इंटू डेल्टा V है, ठीक है, तो P इंटू डेल्टा V है, तो P डेल्टा V यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल की वैल्यू क्या है, 2VI, सो वी गेट P इज इक्वल टू I माइनस VI, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू 2VI। देखो F की VF की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2VI, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, इट इज़ इक्वल टू P 2VI माइनस VI PI, PVI ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये समझ में आया। अब VI क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन के इनिशियल स्टेट ऑफ वॉल्यूम की इनिशियल स्टेट है, तो PI/VI अपने पास में फॉर्मूला है, PI/VI इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT है ना, तो PI/VI क्या हो जाता है, PI/VI इज इक्वल टू NRTI, और N की वैल्यू कितनी है, N इज इक्वल टू 1 है, 1 मोल है, ठीक है, तो VI की वैल्यू कितनी हो जाती है, VI इज इक्वल टू RTI डिवाइडेड बाय PI। बस इसमें वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना है, तो चलो वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो VI अभी हमने लिखा है VI इज इक्वल टू RTI अपॉन PI है। R की वैल्यू कितनी रहती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.31, और TI कितना दिया है, देखो TI दिया है 300। अब 300 कैसा आ गया, 300 केल्विन, बिकॉज अगर 27 में 273 हम ऐड करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है, ये हो गया। और जो ये यहाँ पे 1.0 MPa है, इसको PA में कन्वर्ट करना है, तो इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶ PA हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पे बस इसे ऐड करना है 300, और PI की वैल्यू कितनी है, इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट वैल्यू 24.9 इंटू 24.9 इंटू 10⁻, अब ये 3 है, इसका भी 2 10⁻² है, ऊपर चला जाएगा, ये -6 होगा, एंड इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया अपना वॉल्यूम। अब W इज इक्वल टू क्या मिला है अपने को, 2 इंटू VI मिला है, तो 2 इंटू VI कैसा होगा फिर, 2 इंटू 10⁻, देखो 10⁻6 इंटू 24.9 इंटू 10⁻⁻⁴, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 4.9 इंटू 10⁻²। ये सब कैलकुलेशन करके अब यहाँ पे 6 - 4 यानी 2 आ जाता है, और 4.9 ये अपने को आंसर मिलता है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, 4.9 आंसर मिलता है, तो इट इज़ इक्वल टू, और किलो में इसको अगर एडजस्ट करते हैं तो 10⁻⁻² है, देखो मैं अच्छे से लिखती हूँ, यहाँ पे 10⁻⁻² है, पर किलो में कन्वर्ट करना है, तो नहीं किया तो भी चलेगा, 10⁻⁻², तो अगर किलो में कन्वर्ट करके इसको अब लिखेंगे 4.9 किलो जूल, तो वी गेट 4.9 किलो जूल, ये अपने को मिलता है।
ठीक है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करना। तो समझ में आया आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या क्या होता है, फिर एक बार झट से रिवीजन कर लेते हैं क्या है। तो एक तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो चेंज इन प्रेशर कैसा रहता है, इट इज़ इक्वल टू 0 रहता है। और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, सो चेंज इन टेम्परेचर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, और क्यू की वैल्यू कैसी रहती है, एनर्जी एक्सचेंज इट इज़ इक्वल टू यूज़ फॉर वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहती है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। और जो वर्क डन है इट W इज़ इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, वॉल्यूम चेंजेस व्हेन वर्क इज़ डन। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है जब वर्क डन हो रहा है तब। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब रिवीजन नहीं करते हैं क्योंकि बहुत अपना टाइम जाएगा, आप सिर्फ इसको देख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। एक बार फिर से रिवाइंड करके ये वीडियो देख लीजिएगा, यानी आपकी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, इट इज़ नोन एज आइसोचोरिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट था, अब आइसोचोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज़ केप्ट कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोचोरिक प्रोसेस, यानी यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है, अब वॉल्यूम एक्सपांड ही नहीं होने वाला है गैस, तो वर्क ही नहीं होगा। सो हियर वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन क्या है, समझ में आया क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोचोरिक प्रोसेस। बहुत ईजी है डेफिनेशन भी, वैसे आइसोबारिक में प्रेशर लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। सेम वैसे ही यहाँ पे ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोचोरिक प्रोसेस। अब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखो, अ सिस्टम डज नो वर्क ही नहीं होने वाला है ऑन इट्स एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एन आइसोचोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। और ये अब पीवी डायग्राम है, इट इज़ पीवी डायग्राम जो है वो कैसी दिखती है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनिशियल जो प्रेशर है PI है, इनिशियल स्टेट है A है, इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम प्रेशर है PI और फाइनल स्टेट B है, उस पे प्रेशर है PF। ठीक है, बट A और B में वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो वही रहेगा, इट इज़ VI। ठीक है, तो वॉल्यूम वो है, वही है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, यानी चेंज होगा क्या वॉल्यूम में, नहीं होगा। सो इट इज़ इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q। अब वर्क डन हो ही नहीं रहा ना, जो Q की वैल्यू Q यूज़ होती है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए और वर्क डन के लिए, बट हियर वर्क डन इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा U ही रहेगा, वर्क डन तो 0 रहेगा। सो हियर वी राइट डेल्टा U इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आपको वही दिखाई दे रहा है, पीवी डायग्राम ऑफ आइसोचोरिक प्रोसेस इज गिवन अबव लिखना चाहिए था, यहाँ पे अबव है। ठीक है, और फॉर एन आइसोचोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अब W की वैल्यू एज, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं एज W इज इक्वल टू 0, इसलिए डेल्टा U इज इक्वल टू Q। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको आना चाहिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइसोचोरिक प्रोसेस समझ में आई क्या है आइसोचोरिक प्रोसेस, मैं ये सब क्लियर कर देती हूँ। आइसोचोरिक प्रोसेस में यही याद रखना है कि हियर वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, वर्क नहीं हो रहा है, नो वर्क इज़ डन बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, और आइसोचोरिक प्रोसेस में अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम होगा नहीं, डेल्टा इंडिकेट चेंज, और हियर W इज इक्वल टू 0 है। सो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसा बन जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में देखो क्या करना है, तो इसमें भी हमको वर्क डन का जो इक्वेशन है, वर्क डन का एक्सप्रेशन है, इसमें भी हमको निकालना है। पर पहले हम देखते हैं कि अगर ये डेल्टा U इज इक्वल टू Q है,
तो यानी डेल्टा यू इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी और क्यू इज़ द हीट एडेड, ठीक है। तो यानी इन आइसोचोरिक चेंज ऑल द एनर्जी जो है, पूरी की पूरी एनर्जी किसके लिए यूज़ हो रही है? इट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, बिकॉज वर्क डन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर सिस्टम का चेंज हो रहा है, यहाँ पे टी भी चेंज हो रहा है, टी चेंजेस, दैट इज़ वी से दैट डेल्टा टी जो है चेंज हो रहा है ना, डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये है आइसोचोरिक प्रोसेस। अब एग्जांपल्स क्या है आइसोचोरिक प्रोसेस के? तो हीटिंग, एक आधे कंटेनर में अगर गैस को हीट कर रहे हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट ही रख के, यानी इतना अगर गैस फिल है तो वो उतना ही रहेगा, ऐसा अपने को उसको हीट करना है। वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट व्हेन वी हीट द कंटेनर कंटेनिंग द गैस, देन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट आफ्टर ड्यूरिंग हीटिंग। तो और ये कहाँ पे है? इन अ क्लोज चेम्बर में है, ठीक है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आइसोचोरिक प्रोसेस, ये आइसोचोरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो समझ में आया? यहाँ पे मैं ये सब हटा देती हूँ। देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, हीटिंग अ गैस इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। गैस को हीट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इन ए क्लोज चेम्बर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोचोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोचोरिक प्रोसेस। अब यहाँ पे आइसोचोरिक की थ्योरी तो पूरी कंप्लीट हो गई है, पर फिर से हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज इन एन आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज कैसे होती है? तो अब आइसोचोरिक प्रोसेस है, इन आइसोचोरिक प्रोसेस खासियत क्या है? आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? आइसोचोरिक प्रोसेस, देखो मैं लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ लिखो। इन आइसोचोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो रहता है, दैट इज़ वी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है ना, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिस्टम जो है, सिस्टम कुछ भी वर्क नहीं करती है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, तो सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क, कुछ भी वर्क नहीं करती है। तो जो ऑल दैट इज़ वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो सब एनर्जी जो है, पूरी की पूरी एनर्जी, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। किसके लिए यूज़ होगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए ही यूज़ होगी। और इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे मिलती है अपने को? क्या फॉर्मूला है? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये ठीक है। अब यहाँ पे जो एन सी वी डेल्टा टी है, तो अब जो वर्क डन की वैल्यू कितनी थी? वर्क डन तो ज़ीरो ही है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी रहता है, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। समझ में आया? तो अब Q की वैल्यू है डेल्टा V और डेल्टा U, और डेल्टा U की वैल्यू है एन सी वी डेल्टा टी, तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी? Q इज इक्वल टू, ये दो ऊपर से, Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज़ द हीट एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ हीट एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम यही अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन था। दिस इक्वेशन गिव्स, दिस एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, गिव्स हीट एक्सचेंज इन एन आइसोचोरिक प्रोसेस, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ सकता है, बहुत इजी एक्सप्रेशन था। आइसोचोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बट सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क होता ही नहीं है, तो W इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फर्स्ट लॉ में Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W रहता है, W तो ज़ीरो है, सो वी गेट Q इज इक्वल टू डेल्टा U मिलता है।
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एन सी वी डेल्टा टी। सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर डेल्टा यू की वैल्यू ये है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू है, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी गेट क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो दिस इज अवर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज दिस इक्वेशन गिव्स हीट एक्सचेंज इन एन आइसोचोरिक प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया। फिर आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या है, क्या होता है, तो अब ये सिस्टम एक तो लूज़ करेगी हीट को एंड इट्स इंटरनल एनर्जी। अगर सिस्टम लूज़ करती है हीट को तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर सिस्टम यहाँ पे गेन करती है इसलिए डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव है। बट अगर सपोज कीजिए सिस्टम लूज़ करती है एनर्जी तो ये डेल्टा यू जो है, जो डिपेंड है क्यू पे, और क्यू तो लूज़ कर रहा है एनर्जी को, तो डेल्टा यू कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और डिक्रीज़ हो जाने की वजह से डेल्टा यू की वैल्यू यानी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये इसको सिर्फ याद रखो एमसीक्यू के लिए। ठीक है, बाकी ये पूरा एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रब करती हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है आप आपके हैंड राइटिंग में अच्छे से लिख लो। आज मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो आज आप कंसिडर कर लो और अपने हैंड राइटिंग में अच्छे से इसको लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आइसोचोरिक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम प्रोसेस देखने वाले हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस को बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था, आइसोचोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट है क्या, कुछ देखने वाले हैं हम। तो एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है कि देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम, यानी सिस्टम से हीट जाने वाली भी नहीं और सिस्टम में हीट आने वाली भी नहीं, यानी कुछ भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसलिए 1 नंबर का पॉइंट देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम। हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, दैट इज़ हीट इज़ कांस्टेंट। हीट जो है, अमाउंट ऑफ हीट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, क्यू इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस समझ में आया। तो फॉर एडियाबेटिक चेंज इसलिए क्यू इज़ इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैसा रहता है, क्यू इज़ इक्वल टू क्या रहता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू रहता है। ठीक है, तो अब क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो वी गेट डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आया। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, क्या मिल गया है, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम में और सिस्टम के बाहर, तो ये प्रिवेंट करेंगे। कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो सिस्टम को जो है इंसुलेटिंग करेंगे। ठीक है, सो दैट हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज इन द एनवायरनमेंट में जाएगी नहीं या एनवायरनमेंट से अंदर आएगी नहीं। तो सिस्टम को क्या करेंगे, फिर इंसुलेट करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल से। इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट लगाएंगे, यानी इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट की हीट भी अंदर नहीं आएगी और एनवायरनमेंट में भी अंदर की हीट नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये सब होता है, ये समझ में आया। तो ये सब होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। एडियाबेटिक प्रोसेस की खासियत क्या है, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम। सो क्यू इज़ इक्वल टू 0 है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, तो अब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, फिर भी इसका टेम्परेचर फास्टली हो रहा है ना ये सब, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज होगा, दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें सडन चेंज होने वाला है, इसलिए सिस्टम डज नॉट फाइंड एनी टाइम टू एक्सचेंज हीट विथ इट्स एनवायरनमेंट। जैसे अब सपोज़ कीजिए, इसके लिए एग्जांपल है कि एक बहुत बड़ा बलून आपने लिया है और एकदम से वो फूट जाता है। तो अगर सडनली वो बलून अगर फूट जाता है तो ये सडन चेंज हो रहा है, तो ठीक है, तो सिस्टम के लिए पास टाइम ही नहीं है
हीट को एक्सचेंज करने में। ऐसा ऐसा अब हाथ में अगर बलून एकदम से फूट गया तो अपने को समझ में ही नहीं आता है, कुछ टाइम ही नहीं है अपने पास में। तो इसे ऐसे ही है सेम कि यूजुअली इट इज़ अ सडन चेंज है एंड सिस्टम डज नॉट फाइंड एनी टाइम टू एक्सचेंज हीट, इसीलिए Q इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि सडन चेंज होता है और सिस्टम को टाइम ही मिलता नहीं टू एक्सचेंज द हीट विथ इट्स एनवायरनमेंट। तो एग्जांपल्स देखो क्या है, सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर, टायर एकदम से बर्स्ट होता है व्हीकल का, और बलून, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, और पीवी डायग्राम ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, सडन हो रहा है, इसलिए अब आपकी कर्व आप ऐसा नहीं निकालोगे, एकदम से ऐसा ही है। देखो निकालने के लिए अब सडन हो रहा है, इसलिए ऐसा थोड़े से वर्टिकल दिखाई दे रही है आपको। तो वी आई पे देखो, ए यहाँ पे है, इनिशियल वॉल्यूम आपका यहाँ पे है, फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे है, और इनिशियल पे ए पे जो प्रेशर है पी आई, और फाइनल बी पे है प्रेशर है पी एफ। ठीक है, तो ये दिस इज़ नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। कंप्लीट प्रोसेस समझ में आई कि हियर सिस्टम हैज़ नो टाइम टू एक्सचेंज द हीट, सो Q इज इक्वल टू 0 रहता है। यही मेन है, यहाँ पे क्या 0 रहता है? Q इज इक्वल टू 0 रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप, मैं लगे तो ये सब हटा देती हूँ, यही नोट्स है, आप अपने हैंडराइटिंग में इसको लिखिएगा। ओके, समझ में आया? फिर एडियाबेटिक प्रोसेस यानी क्या है? तो अब देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसा है एक्सप्रेशन? तो इजी एक्सप्रेशन है। तो पहले तो एक्सप्रेशन देखने से पहले हम एक रेशो को देखेंगे। आ सकता है ऐसा कि डिफाइन एडियाबेटिक रेशो यानी क्या है, एडियाबेटिक रेशो यानी क्या है उसको देखेंगे। तो ये जो रेशो है, इट इज़ द रेशो है, अब एडियाबेटिक रेशो में रेशो ही आ रहा है ना, तो रेशो किसका रेशो है? इट इज़ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो मैं यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये जो रेशो है एडियाबेटिक रेशो, यहाँ पे लिखती हूँ एडियाबेटिक रेशो, एडियाबेटिक रेशो, इट इज़ डिनोटेड बाय गैमा। किससे डिनोट करते हैं? ये क्वांटिटी को क्या, या ये साइन को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज गैमा। गैमा से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इजी है ना, इसकी डेफिनेशन लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ नोन एज एडियाबेटिक रेशो। ठीक है, एडियाबेटिक रेशो। अब अगर मॉडरेट चेंज हो गया है टेम्परेचर में, इफ़ टेम्परेचर चेंजेस बराबर अच्छे से, यानी मॉडरेट चेंज हो गया है टेम्परेचर में, तो जो गैमा की वैल्यूज़ है अलग अलग गैसेस के लिए कैसी आएगी? फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए, देखो यहाँ पे मैंने ये सब लिखा हुआ है, देखो फिर से नहीं लिखेंगे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू क्या है? इट इज़ इक्वल टू 5/3। थोड़ा सा छोटा आया है, गैमा की वैल्यू कितनी है? 5/3। और डायटोमिक के लिए गैमा की वैल्यू कितनी है? 7/5। ये लर्न करनी है आपको एमसीक्यू के लिए। और पॉली एटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू कितनी आती है? 4/3। दीज आर द वेरियस वैल्यूज़ ऑफ गैमा फॉर वेरियस गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक रेशो एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला गैमा इज इक्वल टू CP/CV। ठीक है, और ये गैमा की अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, तो ये डिफाइन एडियाबेटिक रेशो ऐसा करके ये क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टार्टिंग में आपको एक दिखाई दे रहा है कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो PV रेज़ टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, इट इज़ इक्वल टू C। तो देखो क्या है, एडियाबेटिक रेशो जो है वो इट इज़ डिनोटेड बाय गैमा। तो PV इज इक्वल टू RT इज बोलते हैं ना हम, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे PV रेज़ टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV रेज़ टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट और दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय C। इसको भूलना नहीं है। देखो समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ? कि जो एडियाबेटिक के लिए देखना है PV की वैल्यू
हरदम PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम बोलते हैं, बट हियर वी कंसिडर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV नहीं रहता है, PV रेज़ टू द पावर गैमा रहता है। और गैमा की वैल्यू अभी हमने देखी है, इट इज़ द रेशो ऑफ CP अपॉन CV। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है इट इज़ डिनोटेड बाय C। किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं, इसको भूलना नहीं। आगे एक्सप्रेशन हम लिखने वाले हैं तो उसमें ये हम यूज़ करने वाले हैं। PV रेज़ टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू C। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, समझ में आया? फिर तो मैं इसको सब हटा देती हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हमको देखना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन का एक्सप्रेशन देखना है, बहुत ईजी है, छोटा सा ये एक्सप्रेशन है। देखो, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस जो है इट इज़ हमने देखा है नो हीट इज़ एंटर और जो ट्रांसफ़र नहीं होती है इनटू द एनवायरनमेंट। हीट जाती नहीं है या आती भी नहीं है एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। तो वही सब अब कंसिडर करेंगे। एन एडियाबेटिक सिस्टम इज़ थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। इसलिए हम कहते हैं कि वो आइसोलेट है, यानी एक्सचेंज नहीं करती है हीट। देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सचेंज हीट with it. Therefore, when a system undergoes an adiabatic change, its temperature and internal energy both change. अगर टेम्परेचर भी चेंज होता है और इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि जो सिस्टम में की एनर्जी बाहर जाती नहीं है तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और टेम्परेचर को चेंज करती है। ठीक है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो कैसे रहेगी? फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा है कि क्या है, इट इज़ डेल्टा U इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा T। तो ये है अपना फॉर्मूला। ठीक है, NCV इंटू डेल्टा T। तो वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन कैसा होगा? द वर्क, मेरे साथ आप भी लिखो, ये मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। वर्क डन इज़ कैसा रहेगा? वर्क डन W इज इक्वल टू, वर्क डन हो रहा है PdV रहता है, बट यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कैसा रहता है? फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, वर्क डन का ये इक्वेशन है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आया। अब एडियाबेटिक चेंज के लिए क्या रहता है? नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखती हूँ। एडियाबेटिक चेंज के लिए देखो, हमने अभी देखा वो इक्वेशन फॉर एन एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक चेंज के लिए इक्वेशन क्या है अपना? इट इज़ PV रेज़ टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू, कांस्टेंट को किससे डिनोट करेंगे? C से डिनोट करेंगे। तो अब पहले ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे हम पहले इक्वेशन में। तो देखो, अब यहाँ पे V की वैल्यू चाहिए हमको, तो P की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा? PdV है ना अपना इक्वेशन नंबर 1। देखो, इट इज़ PdV। अब P की जगह क्या आएगा? देखो, ये इक्वेशन से P की वैल्यू निकालेंगे। P की जगह क्या आएगा? P इज इक्वल टू C अपॉन V रेज़ टू द पावर गैमा आएगा। तो इक्वेशन 1 कैसा होगा? देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, कैसा होगा अपना इक्वेशन 1 है? W इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम VI टू VF, और कैसा था? PdV है, PdV यानी C अपॉन V रेज़ टू द पावर गैमा dV, ऐसा होगा। अब ये जो C कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन से। इट इज़ VI टू VF और 1 अपॉन V रेज़ टू द पावर गैमा dV, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो V रेज़ टू द पावर गैमा है मैं ऊपर लेकर जाती हूँ इसको। इट बिकम्स C इंटू इंटीग्रल VI टू VF। अब V रेज़ टू द पावर गैमा अगर ऊपर गया तो इट बिकम्स V रेज़ टू द पावर माइनस गैमा dV। अब अपने पास में फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर, सपोज n है तो इट इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n-1 अपॉन n-1 रहता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे V रेज़ टू द पावर माइनस गैमा है तो इट इज़ इक्वल टू V रेज़ टू द पावर माइनस गैमा, क्या आ जाएगा? +1। तो ये देखो, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ यहाँ पे x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और ये जो आएगा इट इज़ इक्वल टू n+1 अपॉन n+1, ऐसा आता है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब अपना इक्वेशन कैसा आता है, देखो इट इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू C। अब x रेस टू द पावर n+1 बोला है हमने, तो देखो क्या आ जाएगा। ओरिजिनल अपनी वैल्यू है v रेस टू द पावर माइनस गैमा थी, अब क्या आ जाएगा गैमा माइनस गैमा प्लस 1, सॉरी ये माइनस अंदर लेती हूँ, माइनस गैमा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इट इज़ माइनस गैमा प्लस 1। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और इंटीग्रेशन फ्रॉम vi टू vf, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आया। अब कैसा लिखेंगे, देखो w इज़ इक्वल टू c अपॉन, ये जो है इसको बाहर निकालती हूँ मैं, यानी इट बिकम्स, देखो क्या आ जाएगा, इट इज़ 1 माइनस गैमा। ठीक है, 1 माइनस गैमा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचता है, सिर्फ v ऊपर बचता है सिर्फ। देखो अब यह ये माइनस है टर्म, अगर इसको मैं माइनस करती हूँ तो माइनस बाहर निकालती हूँ तो क्या बचता है v माइनस इंटू ब्रैकेट गैमा माइनस 1। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर इजी भी है, थोड़ा सा अच्छे से देखो आप, यानी समझ में आएगा। अब माइनस है, फिर से उसको नीचे डिनोमिनेटर में लेकर जाती हूँ, देखो इट बिकम्स v अपॉन 1 अपॉन v रेस टू द पावर, अब माइनस से नीचे गया तो फिर से वो प्लस हो जाएगा, गैमा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, गैमा माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं vi टू vf की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है। अब अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती है, ये बीच की टर्म्स नहीं है अपने बुक में, आप इसको प्लीज़ उतारिएगा, यानी आपको समझ में आएगा। 1 माइनस गैमा इंटू ब्रैकेट, अब 1 अपॉन v की वैल्यू क्या बन जाती है, vf बन जाती है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है। ठीक है, माइनस 1 अपॉन ये क्या होता है, vi बन जाएगा, यानी गैमा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने को मिलता है। अब अपना इक्वेशन नंबर जो 2 नंबर का इक्वेशन है, देखो यहाँ पे मैंने दिया था क्या, नहीं ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन क्या है, ये दिस इज़ इक्वेशन नंबर, सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 है इक्वेशन। अब p v रेस टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू c है, तो p के जगह अब pi vi कर सकते हैं। ठीक है, pi vi गैमा इट इज़ इक्वल टू pf vf गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाता है, देखो pi vi रेस टू द पावर गैमा इज इक्वल टू pf vf रेस टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो अब ये हम इस c की जगह ऊपर लिखने वाले हैं। c की जगह पे क्या लिखेंगे, अब pi vi रेस टू द पावर गैमा, अब जहाँ पे vf है तो वहाँ पे f वाली टर्म देनी है, और जहाँ पे i है वहाँ पे pi vi की टर्म देने वाले हैं। तो कैसा आएगा, देखो नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ मैं, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे लिखती हूँ, देखो क्या आ जाएगा। फिर अपना इक्वेशन था w, मैं लिख के देती हूँ पहले से, 1 माइनस गैमा इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन vf रेस टू द पावर गैमा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन vi रेस टू द पावर गैमा माइनस 1, ये ऐसा इक्वेशन था। और हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं pi vi रेस टू द पावर गैमा इज इक्वल टू pf vf रेस टू द पावर गैमा इज इक्वल टू c के जगह ये सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो कैसा आ जाएगा, w इज इक्वल टू, अब c अगर अंदर लिख लेते हैं, देखो 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इंटू ब्रैकेट c अपॉन vf रेस टू द पावर गैमा माइनस 1 माइनस c से मल्टीप्लाई किया है अंदर vi गैमा माइनस 1। अब c की जगह लिखते हैं, देखो w इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गैमा, c की जगह क्या लिखेंगे, c की जगह लिखेंगे, अब नीचे vf है तो f वाले लिखेंगे pf vf रेस टू द पावर गैमा अपॉन vf रेस टू द पावर गैमा माइनस 1। ठीक है, माइनस cf नीचे i वाले है तो ऊपर लिखेंगे pi vi रेस टू द पावर गैमा अपॉन vi रेस टू द पावर गैमा माइनस 1। ठीक है, तो ये आज आ गया अपना। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो pf तो वैसा ही, अब vf इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देती हूँ। अब vf रेस टू द पावर यहाँ पे गामा है, ये vf
रेस्ट टू द पावर गैमा माइनस 1 अगर ऊपर जाता है तो इट बिकम्स माइनस गैमा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो गैमा गैमा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ वी एफ मिलेगा। समझ में आया कैसा हो गया? तो वी एफ की देखो फिर से बताती हूँ, वी एफ की वैल्यू है गैमा, नीचे के ऊपर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। वी एफ नीचे का, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इट बिकम वी एफ गैमा माइनस 1 है तो माइनस गैमा प्लस 1 हो जाएगा। गैमा गैमा कैंसिल, तो वी गेट सिर्फ वी एफ मिलेगा, यानी अपने को मिलेगा W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गैमा, ऊपर क्या बचता है पी एफ वी एफ, सिर्फ यही बचेगा पी एफ वी एफ माइनस पी आई, ऐसे इसके लिए भी है पी आई वी आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने फाइनल इक्वेशन मिलता है। अब पी वी इज इक्वल टू आर टी रहता है, ये रफ है सेक्शन। पी वी इज इक्वल टू क्या है अपना इक्वेशन एन आर टी है। ठीक है, तो एन आर टी के जगह अब पी एफ वी एफ की जगह क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस गैमा, पी एफ वी एफ की जगह आएगा एन आर टी एफ माइनस पी आई वी आई की जगह एन आर टी आई आ जाएगा। सो वी गेट 1/1 माइनस गैमा इज इक्वल टू एन आर को कॉमन निकालते हैं, एन आर इज कॉमन, वी गेट टी एफ माइनस टी आई। दिस इज़ फाइनल इक्वेशन, ये अपना फाइनल इक्वेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, ये तो अपना रफ ही है। तो W का इक्वेशन कैसा मिला आपको, W इज इक्वल टू एन आर लगे तो ये आपको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, देखो ये मैं सब इरेज करती हूँ। हाँ, तो कैसा आएगा ये एन आर, मैं ऐसा लिखूँगी इसको, आपके बुक में जो ऐसा है वैसा लिखते हैं। देखो कैसा आता है, W इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं W इज इक्वल टू 1 गैमा, तो 1 गैमा ऐसे नीचे है लिखते हैं, और ऊपर क्या आता है एन आर कॉमन निकालते हैं, वी गेट टी एफ माइनस टी आई। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही इक्वेशन हमको चाहिए था। ये गैमा है, इसको भूलना नहीं है, दिस इज़ गैमा। तो एन आर इंटू ब्रैकेट टी एफ माइनस टी आई अपॉन 1 माइनस गैमा, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। नीचे लिखना है ये, यहाँ पे मुझे जगह नहीं है कि दिस इज़ इक्वेशन ऑफ वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स का ये आ सकता है। तो कंप्लीट हो गया है वो, समझ में आया फिर? ओके, फिर यहाँ पे अपने तीनों भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो अब नेक्स्ट इसमें हम बाकी बचे हुए प्रोसेस लिखेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या इसको अपने हैंडराइटिंग में लिख सकते हो। ठीक है, तो आज इतने ही 3 प्रोसेस हमने किए हैं, कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आगे के प्रोसेस, आगे 2 प्रोसेस अभी बाकी है। एडियाबैटिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो आगे भी साइक्लिक प्रोसेस है और फ्री एक्सपांशन है, उसको देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आपके हैंडराइटिंग में लिखो। ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।